नमस्कार, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग मोटरयान अधिनियम पढ़ रहे थे, यानी कि पहला पार्ट इसका आपको पहले वीडियो में मिल चुका है, जिसमें आपको परिभाषाएं बताई गई, यानी अधिनियम का परिचय 2019 में किए गए संशोधन के अनुसार उसको शामिल करते हुए आपको परिभाषाएं बताई गई थी। आज हम उससे आगे चलते हैं, यानी कि धारा 3 से आगे बढ़ते हुए हम अपने प्रावधानों को देखेंगे। एक एक को मैं पढ़ता हूं। बड़े कठिन शब्द होते हैं अधिनियम में, क्योंकि ये संशोधित अधिनियम है तो बिल्कुल नया है लोगों के लिए, इसलिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। कोई कठिन शब्द होगा मैं बड़े ही आसान शब्दों में आपको समझा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करेंगे। धारा 3 में है चालन अनुज्ञप्ति की आवश्यकता। चालन अनुज्ञप्ति को ड्राइविंग लाइसेंस कहा जाता है। अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस, चालन मतलब ड्राइविंग होता है। इसकी आवश्यकता के विषय में, जो आप वाहन चलाते हैं, तो मोटरयान अधिनियम की धारा 3 में ये प्रावधान है कि आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस रखना होता है। मैं पढ़ता हूँ इसको। कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान तभी चलाएगा जब उसके पास यान चलाने के लिए उसे प्राधिकृत करते हुए उसके नाम में दी गई प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति है। यानी आप वाहन तभी चलाएंगे जब आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान धारा 3 में किया गया है। आगे देखिए। और कोई भी व्यक्ति ऐसी मोटर टैक्सी या मोटरसाइकिल से भिन्न जिसे उसने अपने उपयोग के लिए भाड़े पर लिया है। इसका सीधा अर्थ है कि आपका खुद का वाहन हो या आपने किसी दूसरे व्यक्ति से किराए पर ले रखा हो, अगर आप उसको चलाते हैं तो आपको आवश्यकता रहेगी चालन अनुज्ञप्ति की। सक्षम जो प्राधिकारी होता है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। आमतौर पर आप कहते हैं कि आरटीओ ऑफिस से मुझे बनवाना है ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस का प्रावधान धारा 3 में आपको प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए धारा 4 है, और 4 की जो हेडिंग है प्रावधान, मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा, यानी कौन सा मोटरयान चलाने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए आपकी, ये आपको समझना है। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम 18 वर्ष से कम आयु का है, किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान नहीं चलाएगा। यानी कि जो न्यूनतम आयु रखी गई मोटर चलाने की वो है 18 साल। अभी देखिएगा, अभी 3 तरह की आयु का निर्धारण है और सवाल वहाँ से पूछे जा सकते हैं। 18 साल एक सामान्य उम्र रखी गई कि आप सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान चला सकते हैं। 18 या उसके बाद, उससे कम के हैं तो आप नहीं चला सकते। परंतु कोई व्यक्ति 16 वर्ष की आयु में प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल जिसकी इंजन क्षमता 50 सीसी से अधिक ना हो चला सकेगा। अब देखिए, यानी कि ऐसी मोटरसाइकिल जिसकी इंजन क्षमता 50 सीसी तक है, उससे अधिक नहीं है, उसको चलाने के लिए आप 16 साल की उम्र में भी अधिकृत हो जाते हैं। यानी सामान्य आयु हुई 18 साल, लेकिन ऐसी मोटरसाइकिल जिसकी क्षमता 50 सीसी से कम है तो उसको आप 16 साल की उम्र प्राप्त कर लेने के बाद भी चला सकते हैं। ये 2 प्रावधान आप समझ गए। अब यहाँ देखिए क्या है। धारा 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति जो 20 वर्ष से कम आयु का है, किसी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन यान नहीं चलाएगा। अब विधि की यही एक समस्या होती है कि आमतौर पर जो लोग पूरी विधियां नहीं पढ़े हुए हैं
उनको इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ एक तीसरा प्रावधान है जो समझ में तो आ रहा है कि कुछ लोग 20 वर्ष से कम आयु में वाहन नहीं चला सकते, लेकिन वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो अधिनियम की धारा 18 में वर्णित हैं, और इस धारा 4 में सिर्फ इतना ही शब्द लिखा गया। अब इस 18 में है क्या, ये जान लेंगे तो समस्या का हल निकल आएगा। धारा 18 के उपबंधों के अधीन, यानी अगर कोई मालवाहक यान चला रहे हैं, हैवी ट्रक चलाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए कहा गया है कि कम से कम 20 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अब तीनों को एक साथ समझ लीजिए। सामान्यतः 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आप वाहन चला सकते हैं। 50 सीसी तक की मोटरसाइकिल है तो आप 16 साल की उम्र में पार करने के बाद चला सकते हैं। लेकिन अगर आप हैवी वाहन चलाते हैं, ट्रक, बस, तो आपको कम से कम 20 साल की उम्र का होना आवश्यक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर धारा 4 क्लियर हो गई है आपके लिए। देखिए धारा 19 में 217 धाराएं हैं, और इसलिए सारी धाराओं को आप नहीं पढ़ेंगे। जितनी आवश्यकता है और जितना आपके काम का है आप वही पढ़ने वाले हैं। धारा 19 में लिखा गया है, अनुज्ञापन प्राधिकारी की चालन अनुज्ञप्ति धारण करने से निर्हरित करने या उसे प्रतिसंहरित करने की शक्ति। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो लाइसेंस देने वाला अधिकारी है, जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है, वह किन दशाओं में आपके लाइसेंस को रद्द कर सकता है या आपको लाइसेंस धारण करने के अयोग्य घोषित कर सकता है, वही शर्तें आपको यहाँ पर जाननी हैं। देखिए कहा गया है, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का चालन अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह समाधान हो जाता है, यानी उसने आपको सुनवाई का पूरा अवसर दिया और उसके बाद उसको ये समाधान यानी विश्वास हो जाए कि आप अभ्यासिक अपराधी या अभ्यासिक शराबी हैं, यानी अभ्यासतः, कोई एक बार की बात नहीं है, अभ्यासतः आप मद्यपान करते हैं यानी शराब पीते हैं या आप बार बार अपराध करते हैं, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। दूसरा है स्वापक औषधि और मनः प्रभावी अधिनियम 1985 के अंतर्गत के अर्थ के अंतर्गत किसी स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ का व्यसनी है। इसका एक लाइन में आप अर्थ जान लीजिए कि अगर आप कोई ड्रग्स लेते हैं तो भी आपको लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, या लाइसेंस है तो उसको रद्द किया जा सकता है। तीसरा देखिए, कोई संज्ञेय अपराध करने में मोटर यान का उपयोग कर रहा है या उपयोग कर चुका है। संज्ञेय अपराध यानी जो गंभीर अपराध हैं, जो सीआरपीसी में बताए गए हैं संज्ञेय अपराध, अगर उस अपराध को करने में आप मोटर यान का उपयोग कर रहे हैं या कर चुके हैं तो भी आपके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। चौथा देखिए, किसी मोटर यान के ड्राइवर के रूप में अपने पूर्व आचरण से यह दर्शित कर चुका है कि उसके यान चलाने से जनता को खतरा हो सकता है। कई बार ऐसे आप देखते होंगे, बाइक इस तरह से लोग चलाते हैं कि बगल वाला डर जाता है, सहम जाता है। बहुत तेज़ी से पल्सर लेकर के लोग भागते हैं तेज़ आवाज़ में, यानी वो ऐसा प्रदर्शित कर रहा है कि उससे जनता को खतरा है, तो उसको पकड़ा जा सकता है और उसको तमाम दूसरे न्यूसेंस वाले मामलों में मुकदमे दर्ज करने के साथ साथ उसके ड्राइविंग लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है और आगे के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। अगला देखिए, उसने कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटरयान की चालन अनुज्ञप्ति या चलाने की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त कर लिया है। गलत सूचना दे करके, आयु का गलत प्रमाण पत्र दे करके, इस तरह से, जैसे अभी मान लीजिए कि वो 16 साल का ही है, 15 साल का है, लेकिन
गलत प्रमाण पत्र, फर्जी प्रमाण पत्र दे करके वो प्राप्त कर लेता है तो भी उसके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। अगला देखिए, कोई ऐसा कार्य कर चुका है जिससे जनता को न्यूसेंस या खतरा कारित होने की संभावना है, जो केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विहित किया जाए। जो हमने इसके पहले बताया था आपको, यानी आपका जो मोटर चलाने का तरीका है वो कुछ ऐसा हो कि न्यूसेंस यानी कि लोगों के कार्यों में बाधा पहुँचे, डिस्टरबेंस हो, खतरा हो, डर हो, तो भी उसको ख़त्म किया जा सकता है, यानी कि उस लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। जो धारा 22 की उपधारा 3 के परंतुक में निर्दिष्ट परीक्षणों में बैठने में असफल रहा है या उनको उत्तीर्ण नहीं हो सका है, ये वही होता है जब आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो आपकी एक परीक्षा होती है। अगर उस परीक्षा को पास करने में आप असफल हो जाते हैं तो आपको लाइसेंस देने से इनकार किया जा सकता है। यहाँ तक आप समझ गए तो हम पहुँच जाते हैं अब धारा 20 पर। धारा 20 में है न्यायालय की निर्हरित करने की शक्ति। ये तो चालन अनुज्ञप्ति अधिकारी ने निर्हरित किया था, अयोग्य ठहराया था लाइसेंस के। क्या न्यायालय भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस को समाप्त कर सकता है? चलिए देखता हूँ, पढ़ते हैं इसको पूरा, फिर इसको छोटे से शब्दों में आपको समझा देते हैं। जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे अपराध के लिए जिसके करने में मोटर यान का उपयोग किया गया था दोष सिद्ध किया गया है, तब वह न्यायालय जिसने उसे दोष सिद्ध किया है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य दंड अधिरोपित करने के अतिरिक्त उस व्यक्ति को जो इस प्रकार दोष सिद्ध किया गया है सभी वर्गों या वर्णन के यान चलाने के लिए कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए उतनी अवधि के लिए जितनी न्यायालय निर्दिष्ट करे निरअर्ह घोषित कर सकता है। बड़ा लंबा पढ़ लिया आपने। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि अगर आपने मोटरयान अधिनियम के तहत कोई अपराध किया है या कोई अन्य अपराध आपने किया है किसी अन्य अधिनियम के तहत और जिसमें आपने मोटरयान का उपयोग किया था, तो न्यायालय उस अपराध के लिए दंड देने के साथ साथ आपके ड्राइविंग लाइसेंस को भी जितनी अवधि के लिए वो आवश्यक समझे उतनी अवधि के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर देगा आपका। दोष सिद्धि पर चालन अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण। धारा 22 दोष सिद्धि यानी जब आप दोषी ठहरा दिए जाते हैं तब की बात हो रही है। कोई व्यक्ति किसी वर्ग या वर्णन के मोटरयान को ऐसे खतरनाक रूप में चलाने के कारण जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के लिए दोष सिद्ध किया गया हो, तो वहाँ दोष सिद्ध करने वाला न्यायालय ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा जो वह ठीक समझे। यानी इसके पहले की जो धारा आपने पढ़ा था, धारा 20 न्यायालय की निर्धारित करने की शक्ति, और इसके बाद जो आप पढ़ रहे हैं, इन दोनों में फ़र्क ये है कि पहले वाले में किसी भी अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों में मोटरयान का उपयोग किया गया है तो अयोग्य ठहराया जा सकता है आपको, और धारा 22 में इस अधिनियम के तहत अगर आप कोई अपराध करते हैं, जो आगे चैप्टर में आएगा कि कौन कौन से अपराध होते हैं मोटरयान अधिनियम के तहत, उसमें आप दोषी ठहराए गए हैं तो भी आपके चालन अनुज्ञप्ति को रद्द किया जा सकता है। धारा 127 देख लीजिए। सार्वजनिक स्थान पर परित्यक्त या अकेला छोड़े गए मोटरयानों का हटाया जाना। कभी कभी होता है कि सार्वजनिक स्थान जैसे रोड है या कोई ऐसी जगह, हॉस्पिटल है, सार्वजनिक स्थल कुछ भी, मुख्यतः रोड ही होता है जहां आप गाड़ी खड़ी करके चल देते हैं। वहां अगर आप अकेले उस वाहन को छोड़ दिए हैं
तो उसके लिए नियम है कि अगर 10 घंटे से अधिक समय से वो परित्यक्त अवस्था में पड़ा हुआ है तो उस क्षेत्र में जो अधिकृत वर्दीधारी पुलिस अधिकारी है वह उस वाहन को या तो वहीं जकड़ देगा या उसको टोइंग सेवा, जो उठा कर ले जाते हैं, आपने देखा होगा गाड़ियों को टांग करके लेके चले जाते हैं, टोइंग सेवा द्वारा उसको वहाँ से ले जा सकता है। ये अधिकार धारा 127 देती है उन अधिकारियों को। देखिए, कोई मोटरयान किसी सार्वजनिक स्थान पर या निषेधित स्थान पर 10 घंटे से अधिक समय के लिए पार्क किया गया है तो उस स्थान पर क्षेत्राधिकार वाले वर्दीधारी पुलिस अधिकारी द्वारा उसे टोइंग सेवा से हटाया जा सकता है, जिसमें पहियों का जकड़ना भी शामिल है। अगला प्रावधान इसका देख लीजिए। यदि कोई परित्यक्त या अकेला छोड़ा गया, टूटा हुआ, जला हुआ या आंशिक रूप से खुला हुआ यान सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार पड़ा हो जिससे कि यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो उस स्थान पर क्षेत्राधिकार वाले वर्दीधारी पुलिस अधिकारी द्वारा उसे यान अनुकर्षण सेवा द्वारा सार्वजनिक स्थान से तुरंत हटाने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है। कभी कभी कोई टूटा फूटा जला यान, मोटरयान सार्वजनिक स्थल पर पड़ा रह जाता है, एक्सीडेंट हो गया तो पड़ा है, खराब हो गई गाड़ी। आप देखते होंगे, यात्रा करते होंगे तो कई बार ट्रक या कोई गाड़ी होती है बीच रास्ते खराब हो जाती है। तो धारा 127 का जो दूसरा खंड है वो वहाँ के अधिकृत वर्दीधारी पुलिस अधिकारी को ये अधिकार देता है कि वह उसको तत्काल वहाँ से हटा सकता है, और जब वो ऐसा कार्य करेगा यानी हटाएगा तो उसमें जो खर्चे आएंगे वो वाहन स्वामी को भरना होगा। देखिए, उपधारा 1 व 2 यानी जो 1 नंबर और 2 नंबर आपने पढ़ा है के अधीन हटाए गए यान का स्वामी सभी अनुकर्षण खर्चों तथा उसके अतिरिक्त किसी अन्य शास्ति के लिए भी उत्तरदायी होगा। ये बड़ी कॉमन सी बात है। अक्सर आप देखते हैं कि रास्ते में कोई गाड़ी खराब हो गई है और उससे आवागमन में बाधा हो रही है तो पुलिस अधिकारी उसको हटवाएगा, उसको अधिकार है, और जो खर्चे आएंगे हटवाने में उसका निर्वहन वाहन का स्वामी करेगा। कोई उसके लिए, उस न्यूसेंस के लिए अगर किसी दंड का प्रावधान है तो वो भी उसके स्वामी को दिया जा सकेगा। अनुच्छेद 129 सुरक्षात्मक टोप का पहनना। देखिए, बड़ा अच्छा टर्म इस्तेमाल किया गया है, सुरक्षात्मक टोप। इसको बोलते हैं हेलमेट। ये जो सुरक्षात्मक टोप है इसको आप बोलते हैं हेलमेट, लेकिन अधिनियम में हिंदी में इसको सुरक्षात्मक टोप कहा गया है। हेलमेट पहनने के विषय में क्या नियम हैं, इसमें थोड़े बदलाव भी हुए हैं इस अधिनियम के साथ। इसको आप समझ लीजिएगा, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनती है। कहा गया किसी वर्ग या वर्णन की मोटरसाइकिल को चलाने वाला, चलिए मैं ऐसे ही पहले एक बार बता देता हूँ आपको, फिर आपको पढ़ के सुना दूंगा क्या लिखा है। कोई मोटरसाइकिल है, किसी वर्ग या वर्णन की मोटरसाइकिल है। वर्ग या वर्णन का मतलब जैसे बुलेट है, ज़्यादा सीसी की होती है, छोटी गाड़ी, छोटी मोटरसाइकिल होती है, कम सीसी की होती है। उसको जब सार्वजनिक स्थल पर चलाएंगे और जो व्यक्ति उस पर बैठेगा, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार केंद्र सरकार जैसा निर्धारित करे उस मानक के अनुसार आप हेलमेट लगाएंगे, जो लोग भी बैठे हैं वो सब। लेकिन अगर कोई सिख व्यक्ति है जो परंपरा के अनुसार पगड़ी बांधता है, उसके लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य नहीं होगा। ये प्रावधान पहले से भी है, पुराने अधिनियम में, नए अधिनियम में भी। लेकिन नए अधिनियम में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है, थोड़ा जोड़ दिया गया है। बदलाव क्या, आप कह सकते हैं कि जोड़ दिया गया है। कहा गया है कि 4 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति मतलब बच्चा को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो रही है आपके लिए। ये 4 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, और दूसरा 4 वर्ष से नीचे वाले को भी तो खतरा हो सकता है, उसके लिए कहा गया कि केंद्र सरकार
कोई सुरक्षात्मक उपाय कर सकती है 4 वर्ष से नीचे वालों के लिए। धारा 134 दुर्घटना और किसी व्यक्ति को हुई क्षति की दशा में ड्राइवर का कर्तव्य। इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इसमें इतना लंबा प्रावधान है कि यहाँ लिखना संभव नहीं था, वो मैं आपको बोल करके ही समझा सकता हूँ शॉर्ट में। जैसे कहा गया, आप कार चला रहे हैं और किसी की दुर्घटना कर देते हैं, दुर्घटना हो जाती है आपकी, और वहाँ पर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में आपका कर्तव्य क्या होगा। तो जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसमें कहा गया है भीड़ के क्रोध का भय न होने पर। ध्यान रहे, भीड़ के क्रोध का भय न होने पर, इस शब्द को याद रखे रहिएगा। ना होने पर, यानी जब ऐसा नहीं होगा तभी आप उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे और नज़दीकी पुलिस अधिकारी को इस बारे में सूचित करेंगे, बीमा कंपनी को सूचित करेंगे, और बीमा कंपनी ने दुर्घटना का समय, स्थान, बीमा पॉलिसी की वैधता की जो कोई भी जानकारी मांगेगी उसको आप देंगे। ये आपका कर्तव्य है, लेकिन ये तब आप शुरू करेंगे जब भीड़ के क्रोध का भय ना हो। अगर जैसा कि सामान्यतः होता है, आपका एक्सीडेंट हुआ, ग्रामीण इकट्ठे हो गए और क्रोधित हैं, ऐसे में ये कर्तव्य आपके नहीं होंगे। ऐसे में आपका वहाँ से हट जाना ही बेहतर होगा, अन्यथा कोई और अपराध होगा, यानी आपको भाग जाना होगा वहाँ से। इस तरह से आपके कर्तव्य हैं। अब इसमें जो हुआ वो 2019 में एक और नई बात जोड़ दी गई, 134 का। ध्यान रहे, 134 का ये संशोधित है और इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें जोड़ दिया गया नेक व्यक्ति की संरक्षा। पहले तो जान लीजिए कि नेक व्यक्ति होता क्या है। जब किसी का एक्सीडेंट होगा, कई बार होता है, वो घायल व्यक्ति वहीं पड़ा होता है, कोई पूछता भी नहीं है, लोग डरते हैं कि मैं लफड़े में फंस जाऊंगा। इसके लिए 2019 में इस शब्द को रचा गया, यहाँ इसका प्रावधान किया गया, नेक व्यक्ति। यानी उस घायल व्यक्ति को जो ले जाएगा, हॉस्पिटल कराएगा, हॉस्पिटल में ले जाएगा, उसका इलाज करवाएगा, उसको नेक व्यक्ति माना जाएगा। और ऐसे में अगर उस पेशेंट को कुछ हो जाता है तो इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये छूट दी गई है इस नेक व्यक्ति को। देखिए, कोई नेक व्यक्ति द्वारा मोटरयान दुर्घटना के पीड़ित व्यक्ति की आपातकाल चिकित्सकीय सेवाएं, देख रेख या सहायता करने के दौरान क्षति या मृत्यु हो जाने के लिए वह नेक व्यक्ति किसी सिविल या दंडिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं, धारा 136 दुर्घटनाग्रस्त यान का निरीक्षण। जैसे कोई यान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो आपको मालूम है कि पुलिस अधिकारी आएगा, उसका निरीक्षण करेगा, क्या क्या कार्रवाइयाँ होती हैं उसके बारे में धारा 136 प्रावधान करती है। तो पहला जो प्रावधान था उसका भाग 1 है 136। इसमें भी 2019 में संशोधन किए गए और उसको 136 का के तौर पर यहाँ पर शामिल किया गया है। पहले ऊपर का जान लीजिए, फिर मैं संशोधित प्रावधान बताता हूँ। जब कोई मोटरयान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति उचित समझे तो वह किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा और मोटरयान को परीक्षण के लिए ले जा सकेगा, परंतु यान को ले जाने की स्थिति में उसके स्वामी को इस बारे में बता दिया जाएगा और औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात 24 घंटे के भीतर उसे यान के स्वामी, चालक या प्रभारी को लौटा दिया जाएगा। यानी 24 घंटे के भीतर
वाहन टूट गया है उसका निरीक्षण करेगा, ज़रूरत पड़ने पर जांच के लिए उसको ले जा सकता है, वहीं जांच कर सकता है चाहे तो, या फिर ले भी जा सकता है। ले जाने के लिए उसके स्वामी को बता दिया जाएगा, जानकारी दे दी जाएगी और 24 घंटे के भीतर मालिक को या ड्राइवर को या जो भी प्रभारी है उस वाहन का, उसको वापस सौंप दिया जाएगा। ये पुराना प्रावधान है। इसके साथ जो नया प्रावधान जुड़ा है वो ये है, धारा 136 का सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और प्रवर्तन। ये नया है, ध्यान रहे, 2019 में इसको शामिल किया गया। क्या है? केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और प्रवर्तन के लिए नियम बनाएगी, जिसके अंतर्गत गति मापक कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, गति मापक गन, शरीर पर पहने जाने वाला कैमरा और कोई अन्य प्रौद्योगिकी भी शामिल है। यानी कि सीधे सीधे कहा गया है सरकार को इस अधिनियम के द्वारा कि सड़क सुरक्षा के लिए इन उपायों को आप लागू करेंगे। सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे, गति कितनी है उसको जांच करने के लिए लगवाएंगे ताकि सड़क दुर्घटनाएं ना हो पाएं। अब यहाँ पर धारा 177 आती है, अपराधों के दंड के लिए साधारण उपबंध। चलिए इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद अपराध शुरू होते हैं यहाँ से 177। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच की धाराएं कहाँ चली गई, तो यहाँ जान लेना आवश्यक होगा कि इस अधिनियम का भाग 10 पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। भाग 10 पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है और भाग 11 को पूर्णतः बदल दिया गया है। तो जो बदला हुआ प्रावधान है उसको हमने अलग से एक वीडियो के लिए सुरक्षित कर लिया है, जो इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, उस वीडियो में वो शामिल हो जाएगा। इसीलिए बीच की धाराएं आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, ताकि पढ़ने में आपको थोड़ी सी सुविधा हो सके। और मोटरयान क्योंकि नया अधिनियम है, बदला हुआ है, इसलिए हम बहुत बड़े बड़े वीडियो आपको इसके लिए नहीं बना रहे हैं, ताकि इस बदले हुए प्रावधानों को आप छोटे छोटे पार्ट में अच्छे से पढ़ सकें। अब जैसे जो हमारा अगला वीडियो बनेगा मोटरयान के लिए, उसमें अपराधों के विषय में बताया गया है। एक झलक हम आपको दिखा देते हैं, प्रावधान को समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो धारा 177 अपराधों के दंड के लिए साधारण उपबंध। धारा 178 पास या टिकट के बिना यात्रा करने के विषय में है। अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस संबंधी अपराध आप पढ़ेंगे यहाँ पर। धारा 183 में अत्यधिक गति से वाहन चलाने पर क्या प्रावधान है वो आप पढ़ेंगे। देखिए इसमें जुर्माने वगैरह दिए गए हैं। अत्यधिक गति क्या होती है पढ़ाते वक्त मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना, किसी मत व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए यानी नशे में वाहन चलाना, और मोटरयान चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुए यान चलाना। धारा 189 है दौड़ और गति का मुकाबला करना। कई बार रेस करते हैं लोग, देखिए 3 माह तक के कारावास का प्रावधान है। मान लीजिए अगला वीडियो आप ना देख पाएं, इसलिए ये बता देना उचित है। परमिट के बिना यानों का उपयोग, अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान को चलाने पर क्या दंड है, बीमा न किए गए यान को चलाने पर क्या दंड है, यहाँ तक अपराध है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इसके बाद जो भाग 11 है, बीमा से संबंधित बहुत सारे प्रावधान हैं, क्षतिपूर्ति से संबंधित बहुत सारे प्रावधान हैं, जिसको आप वहाँ पर पढ़ेंगे। यानी कि अभी हम छोटे छोटे 2 वीडियो आपको इस पार्ट के और देने वाले हैं। इतना तब तक आप रिवाइज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।